गाइस आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है बिकॉज आज की इस वीडियो में जो सबसे ज़्यादा आप लोगों का सवाल पूछा जा रहा है उसका मैं जवाब देने वाला हूँ। मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन बहुत ही सीरियस तरीके से कर रहे हैं। अभी आपका BHEL का एग्ज़ाम आने वाला है और मैक्सिमम कैंडिडेट का फोकस उस एग्ज़ाम की तरफ है, या फिर हो सकता है आप इसरो की प्रिपरेशन कर रहे हो, NPCIL की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपने ये रिलेट किया होगा जो सीरियस कैंडिडेट हैं वो कहीं ना कहीं 2-3 मार्क्स से पीछे रह जाते हैं और फिर जब वो नेक्स्ट एग्जाम देते हैं सेम कहानी उनके साथ में वहां पर हो रही है। तो यहां पे एक चीज ध्यान रखिएगा, जो कैंडिडेट का सिलेक्शन हो रहा है और यदि आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा और आप काफी क्लोज हैं तो कहीं ना कहीं आप मेहनत सेम कर रहे हो, यानी कि वो स्टूडेंट्स ने भी उतनी मेहनत करी, आप कहीं ना कहीं मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हो। लेकिन कुछ चीजों को यदि आप अपनी सुधार लें तो डेफिनेटली आप इस पायदान से उस पायदान में पहुंच सकते हैं। अब यहां पे जब मैंने सारी चीजों को समझा तो कुछ कॉमन मिस्टेक्स बेसिकली फाइंड आउट करी। मैं उन कॉमन मिस्टेक्स के बारे में डिस्कस करूंगा। यदि आप भी वो मिस्टेक कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको उनको सुधारना चाहिए सो दैट कि आप लोगों का भी रिजल्ट आ सके। सबसे पहली और बेसिक कॉमन मिस्टेक जो समझ में आ रही है, जैसे कि हम लोग BHEL के एग्जाम का लेके चलेंगे जिससे कि आप एक प्रॉपर तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं। अब देखो BHEL का एग्जाम पैटर्न क्या है, आपको क्लियर है कि वहां पे आपकी 70 क्वेश्चन ट्रेड थ्योरी के आने हैं, 30 क्वेश्चन में आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग WCS के आने हैं और 20 क्वेश्चन रीजनिंग के आने हैं। ये आपके 3 सब्जेक्ट हो गए, यानी कि टेक्निकल में यदि हम लोग देखने लगे तो वहां EDWCS और ट्रेड थ्योरी, और नॉन टेक्निकल में यदि हम लोग देखने लगे रीजनिंग। तो इस तरीके से उन्होंने टॉपिक को डिवाइड किया है। अब स्टूडेंट्स क्या करता है, यदि कोई स्टूडेंट्स है जिसका अच्छा प्रिपरेशन ट्रेड थ्योरी में है, यानी कि टेक्निकल उसका बहुत अच्छा है, ट्रेड थ्योरी पढ़ने में उसको मजा आता है, तो वो बाकी जो सब्जेक्ट हैं जैसे कि इंजीनियरिंग ड्राइंग है या WCS है उसको बिल्कुल ही अवॉइड कर देता है, जबकि वो टेक्निकल ट्रेड थ्योरी में बहुत ज्यादा डीपली जाते जा रहा है और वहां पे बेसिकली समय ही नहीं दे रहा है। तो ये चीजें काफी ज्यादा होती हुई नजर आती है। तो इस केस में होता क्या है, आप टेक्निकल तो बहुत अच्छा इंप्रूव कर लिया, आपकी ट्रेड थ्योरी भी काफी अच्छी हद तक इंप्रूव हो गई। तो आप मुझे एक चीज बताइए, जो 70 क्वेश्चन आने हैं, आप उस 70 क्वेश्चन में से कुछ भी कर लोगे तो 2-3 क्वेश्चंस तो ऐसे आते हैं जो वास्तव में ना तो वो आप कर पाओगे चाहे आपने अच्छी प्रिपरेशन करी है, और ना ही कोई अनदर स्टूडेंट्स कर रहा, तो वो 2-3 क्वेश्चंस गलत हो गए। साथ में आप यदि मान के चलिएगा जिसने थोड़ा सा टेक्निकल उसका भी अच्छा है, वो यदि 70 क्वेश्चंस में से 62 मार्क्स लेके आ रहे हैं, आप वहीं पे और बहुत ज्यादा डीपली जाने के बाद में उस 60 क्वेश्चंस की वजह से 62 की जगह आप कहीं ना कहीं 65 लेके आ जाओगे, यानी कि आप उस कैंडिडेट से कितना आगे आ रहे हो, कहीं ना कहीं 3-4 मार्क्स जो है आप बेहतर कर लोगे यदि आपने उस ट्रेड थ्योरी में पूरी तरह से मास्टरी करी है। या मैं बोलता हूं कि आप 7 क्वेश्चंस और ज्यादा करेक्ट कर लोगे, क्योंकि ये मान के चलो जो 70 क्वेश्चन ट्रेड थ्योरी के आ रहे हैं, आप किसी भी एग्जाम से रिलेट कर सकते हो उसको, तो 70 क्वेश्चन में आपके जो 50% क्वेश्चन है वे बिल्कुल ही कॉमन आएंगे जिसको हर स्टूडेंट्स कर रहा होगा। बाकी यदि हम लोग 25 क्वेश्चंस की बात करें अनदर, उसमें से आधे क्वेश्चंस थोड़े से डिफिकल्ट होंगे एंड अनदर 10-12 क्वेश्चन जो है काफी हार्ड लेवल या प्रैक्टिकल लेवल क्वेश्चंस कहीं ना कहीं पूछे जा रहे होंगे। तो जो गेम है इस पोर्शन में ट्रेड थ्योरी में वो कहीं ना कहीं 8-10 मार्क्स का गेम है और वो काफी अच्छा वेटेज है। लेकिन यदि आपका दूसरा पोर्शन बिल्कुल तैयार नहीं है, जैसे कि यदि मैं रीजनिंग की बात करूं, तो वो स्टूडेंट्स टेक्निकल में ठीक है, जहां पे टेक्निकल में आप उस कैंडिडेट से 10 मार्क्स ज्यादा लेके आए, लेकिन यदि आपका रीजनिंग इतना वीक है कि 20 क्वेश्चन में से आप 10 क्वेश्चन करेक्ट कर पा रहे हो और वो कैंडिडेट कहीं ना कहीं 20 क्वेश्चन में से 18 क्वेश्चन करेक्ट कर रहा है, 17 क्वेश्चन करेक्ट कर रहा है, तो वो यहां पर कवर अप हो गया। तो मेरा कहने का मकसद ये है, आपको ये नहीं देखना है कि मेरे को मजा आ रहा है इस सब्जेक्ट को पढ़ने में तो मैं इसमें बहुत ज्यादा डीप चला जाऊं, उसमें डेफिनेटली जाना है, लेकिन साथ साथ में सेम वेटेज अपने अदर सब्जेक्ट को भी देना है, इवन आपको उसको ज्यादा देना है जो आपका कहीं ना कहीं वीक है, क्योंकि जब तक आपको ये रियलिटी समझना पड़ेगी जो सब्जेक्ट आपका वीक है यदि आप उसमें एफर्ट नहीं डालोगे तो मार्क्स वहां पे इंक्रीज नहीं होंगे। देखो अभी के समय में 2025 में वही स्टूडेंट्स का एग्जाम निकलने वाला है जिस स्टूडेंट्स का ट्रेड थ्योरी भी बहुत अच्छा है,
इंजीनियरिंग ड्राइंग भी काफ़ी हद तक अच्छा है, WCS भी अच्छा है, और ED जहाँ पे रीजनिंग या अदर जो नॉन टेक्निकल पोर्शन है या मैथमेटिक्स है, आपके केस में यदि आप कोई दूसरे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो वो भी ठीक ठाक है। अब दूसरा सिनेरियो क्या होता है, एक ऐसा सिनेरियो, आइडल सिनेरियो यदि हम लोग लेते हैं कि एक ऐसा स्टूडेंट है जिसका टेक्निकल अच्छा है, यानी कि जितने भी सब्जेक्ट हैं, जितने भी आपके चैप्टर्स हैं, वो चैप्टर उसके बेसिक तरीके से ठीक है, प्रैक्टिकल बेसिस उसने अच्छी तरह से उनको अंडरस्टैंड कर लिया, यानी कि जो 70 क्वेश्चन आ रहे हैं वो आराम से 55, 56 या जो है 60 क्वेश्चंस तक कहीं ना कहीं जा रहा होगा। मैं बोलता हूं 55 क्वेश्चंस करेक्ट कर रहा होगा, लेकिन वहीं पर उसका ED और WCS भी सिमिलर कहीं ना कहीं ठीक है, तो जो 30 क्वेश्चंस है कहीं ना कहीं वो 20 मार्क्स लेके आ रहा होगा। एंड सिमिलर रीजनिंग भी सही है, तो मैं बोलता हूं 20 क्वेश्चंस में से वो 13, 14, 15 क्वेश्चंस करेक्ट कर रहा होगा। जब भी वो काफी अच्छा स्कोर लेके आ जाएगा, यानी कि 55 यदि वो ट्रेड थ्योरी में लेके आया, अनदर यदि हम लोग देखें कि 20 क्वेश्चन उसने कहीं ना कहीं अपने ED एंड WCS से कवर अप कर लिए, तो यहां पर 55, 65, 75 क्वेश्चंस करेक्ट उसके यहां पर हो गए। और यदि वो कहीं ना कहीं अपने रीजनिंग में 15 क्वेश्चंस करेक्ट कर लेता है, तो वो 95, 100 के आसपास पहुंच गया, जहां पर उसके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन एक ऐसा स्टूडेंट जो कि अपने ट्रेड थ्योरी में तो बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ रहे हैं, यानी कि वो 70 क्वेश्चन में से 65 क्वेश्चंस करेक्ट कर लिए, लेकिन वही दूसरा सब्जेक्ट ED WCS में उसके मार्क्स जो है ड्रास्टिकली कम हो गए, वो वहां पे कहीं ना कहीं 12 मार्क्स, 13 मार्क्स लेके आ रहा है या 15 मार्क्स लेके आ रहा है, तो वो जो है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस प्रॉब्लम को आपको फाइंड आउट करना है, कहीं आप ये मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसको टिक मार्क करो कि हाँ सर ये मिस्टेक नहीं हो रही है, मेरे सभी सब्जेक्ट लगभग ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा एक्सपर्ट आपको नॉन टेक्निकल में बनना है, लेकिन एटलीस्ट आपको यह क्लियर होना चाहिए कि यदि नॉन टेक्निकल पोर्शन 25% आ रहा है, तो उस पूरे पोर्शन में से 70% तो आप करेक्ट कर रहे हो, राइट। तो ये आपको मेक श्योर करना है। दूसरी जो कॉमन मिस्टेक देखने को मिली वो ये मिस्टेक देखने को मिली, जहां पे कैंडिडेट मेहनत तो कर रहा है लेकिन उसका स्टडी मटेरियल ठीक नहीं है, यानी कि वो राइट बुक को चूज नहीं कर रहा है, राइट स्टडी मटेरियल नहीं है, देन वो आपस में कंफ्यूज हो रहा है। यानी कि होता क्या है, आप यदि टेक्निकल बुक्स को देखोगे, अलग अलग टेक्निकल बुक्स में आपको कुछ कॉन्सेप्ट अलग अलग मिलेंगे, जहां से आपका माइंड ही बेसिकली पूरी तरह से दिक्कत में आ जाएगा। या फिर आप अलग अलग टीचर से बेसिकली पढ़ रहे हो, जहां पे उस टीचर्स ने किसी दूसरी बुक को रेफर करके कुछ अदर चीज को आपको बताया है, तो आप वो फिट बैठ गया। जब दूसरा टीचर किसी दूसरी बुक को रेफर करके वो चीज बताता है, तो वहां पे भी आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होता है, क्योंकि ध्यान रखिएगा यदि टेक्निकल में वही मार्क्स हैं, 8-10 मार्क्स हैं, यदि वहीं से आपके 2-3 मार्क्स भी कम हो गए कंफ्यूजन की वजह से, तो कहीं ना कहीं कंपटीशन में आप काफी पीछे चले जाते हो, क्योंकि यहां पे जो है ना, एक मार्क्स में कई सारे कैंडिडेट आ जाते हैं, तो वो एक मार्क्स आपके लिए महत्वपूर्ण बन जाता है। तो दूसरी मिस्टेक ये है कि आपको मेक श्योर करना है कि आपकी जो स्टडी मटेरियल है वो राइट स्टडी मटेरियल है, एक स्टैंडर्ड स्टडी मटेरियल है। थर्ड जो कॉमन मिस्टेक देखी गई, जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स करते हैं, उन्होंने अपने बेसिक को क्लियर किया था 2 साल पहले। 2 साल पहले उन्होंने अपने पूरे बेसिक को क्लियर किया था, जहां पे उन्होंने ट्रेड थ्योरी को पढ़ा, डिटेल्स में पढ़ा, उसके बाद में उन्होंने MCQ को डिस्कस किया, यानी कि प्रैक्टिस किया, वो सारी चीजें उनकी क्लियर हो गई। देन कोई एग्जाम्स दिया, काफी क्लोजली वो रह गए। अभी वो 2025 में अपनी प्रिपरेशन को कर रहे हैं, BHEL हो सकता है, इसरो हो सकता है, NPCIL हो सकता है, कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वहां पे वो उन्होंने आपको फिर से उस बेसिक को क्लियर करने की आवश्यकता है। मेरा कहने का मतलब है, यदि आप ओनली किसके भरोसे हो कि सर मैंने कोई क्वेश्चन बैंक, मैंने कोई असाइनमेंट, मैंने कोई टेस्ट सीरीज को पूरी तरह प्रैक्टिस कर लिया है, मेरे पास में जो मेरी बुक्स है जिसके पीछे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, असाइनमेंट दिए हुए हैं, मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन दिए हुए हैं, मैं आपके मुंह पे फेंक के मारता हूं, पूछ लीजिए कहीं से, मेरा गलत नहीं होगा। लेकिन अभी आप 2025 में हो, यही प्रिपरेशन यदि आपकी 2020, 21, 22 तक होती, तो आपका सिलेक्शन मैं बोल सकता था आराम से हो सकता है। यदि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट कर लिया, आपने क्वेश्चन बैंक को कंप्लीट कर लिया, या ऑलरेडी एग्जिस्ट जो क्वेश्चंस हैं, जो MCQ क्वेश्चंस हैं, वो आपको पता है कि उनका करेक्ट आंसर क्या है, तो मैं बोल सकता था कि आपका सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाएगा, कोई आपका सिलेक्शन नहीं रोकेगा। लेकिन यदि आप 2025 में वो सारे क्वेश्चंस को रटने के बाद में बोल रहे हो कि हाँ सर
सर अब क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो मेरा जवाब होगा कहीं ना कहीं मुश्किल होगा। बिकॉज रीजन क्या है, अभी आप लोगों के नए क्वेश्चंस आते हैं, तो इस तरह आपको प्रिपरेशन करनी है कि आप यदि कोई टॉपिक को पढ़ रहे हो तो वो टॉपिक आपका पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए, ना कि उस टॉपिक के पीछे कुछ एमसीक्यू दिए हैं केवल वो आप लोग करेक्ट कर पा रहे हो, तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि वो टॉपिक आपका पूरी तरह से कंप्लीट है। उस टॉपिक को आपको खुद से खंडन करना होगा, देखना होगा कि ये क्वेश्चन जो एग्जिस्टिंग क्वेश्चन है वो तो ठीक है, लेकिन और क्या क्या क्वेश्चन यहां से पूछे जा सकते हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस यहां से बन सकते हैं, या तो वो खुद से फाइंड आउट करना है या फिर ऐसी जगह से आप लोगों को स्टडी करना है जो उन क्वेश्चंस को मेहनत करके एक्सट्रैक्ट करके आप लोगों के साथ में डिस्कशन कर रहे हैं, सो दैट आप लोगों को ये नहीं है कि वो क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट करके दे रहे हैं वहां से क्वेश्चन आ जाएगा, नहीं, आपको एक विजन मिल जाता है कि हाँ एटलीस्ट ये सर ने ऐसे यदि कराया है तो इस तरीके से मुझे करना है। तो आपको यदि वो विजन मिल गया तो आप खुद से क्वेश्चंस एक्सट्रैक्ट करोगे, आगे की जो जर्नी होगी आप लोगों की प्रिपरेशन की वो अभी नए दौर के हिसाब से डिजाइन हो जाएगी और आप डेफिनेटली इस एग्जाम में नहीं तो अगले एग्जाम में डेफिनेटली निकल जाओगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये मिस्टेक नहीं कर रहे होंगे, और यदि आप ये मिस्टेक कर रहे हैं तो इनके ऊपर चेक मार्क करिए, डेफिनेटली आप लोगों को फायदा होने वाला है। काफी ज्यादा रिक्वेस्ट आप लोगों की आ रही थी, सर 2-3 मार्क्स से हर बार रह जा रहा हूं, मैं डिप्रेशन में जा रहा हूं, मेरी एज ओवर हो रही है। देखिए ये रियलिटी है, चाहे आपके ऊपर कितनी भी समस्या या परेशानी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपके ऊपर दया खाकर आपको नौकरी नहीं देने वाला है, आपको उसके लिए लड़ना पड़ेगा। फिक्स सीट है, नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा हैं, आपस में आपकी लड़ाई है, तो आपको ये समझना पड़ेगा, मेक श्योर करना पड़ेगा कि मैं कैसे ऊपर जाऊं, मैं अपनी कमियों को रोज कैसे बेहतर करूं। तो उन चीज़ों के ऊपर यदि आप काम करोगे, सही डायरेक्शन होगी, सही स्टडी मटेरियल होगा, तो आपको कोई नहीं रोक सकता, जॉब आपकी आराम से लगी। बशर्ते अपने आप को रोज कहीं ना कहीं इंप्रूव करते जाना है। यदि आपका WCS के कुछ क्वेश्चंस वीक हो रहे हैं, आपने प्रैक्टिस सेट लगा के देखा, तो उसके ऊपर काम करना है। ईडी के कुछ क्वेश्चंस आपके, देखो होता क्या है, एक ध्यान रखना, आपने यदि कोई एक प्रैक्टिस सेट को लगाया, उस प्रैक्टिस सेट को लगाने के बाद में 120 क्वेश्चन उस प्रैक्टिस सेट में थे, और आपने यदि उस प्रैक्टिस सेट को अटेम्प्ट किया, अटेम्प्ट करने के बाद में आपने सबमिट किया, मैटर नहीं करता कि आपके उसमें से कितने क्वेश्चंस करेक्ट थे, कितने क्वेश्चंस गलत थे, मैटर उस पॉइंट पर यह करता है कि क्या जो क्वेश्चन गलत थे उसको आपने कंप्लीटली समझ लिया है कि मेरे ये क्वेश्चंस गलत थे, क्या वो टॉपिक आपको पूरी तरह से समझ में आ गया। मान के चलिए 120 क्वेश्चंस का आपने किसी क्विज को अटेम्प्ट किया, उस क्विज में आप लोगों के जो मार्क्स हैं वो 80 मार्क्स आए। अनदर जो क्वेश्चन थे, यानी कि 80 प्रश्न आपने करेक्ट करे और वहां पे 40 क्वेश्चन आपने इनकरेक्ट करे। जो 40 क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन को आपने समझा अच्छे से कि वो कौन से टॉपिक है, उस टॉपिक को देखा, उसके बाद आपको नेक्स्ट क्विज के ऊपर जंप करना है या कोई अगला टेस्ट पेपर उठाना है या कुछ भी करना है। आप यदि इस तरह से प्रिपरेशन करोगे, मेरा वादा है कि कोई आपको नहीं रोक सकता कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में फाइट होने से। आप कोई पेपर उठा रहे हो, आपने इसरो का एक पेपर उठाया, उस पेपर को उठाने से पहले ऐसा नहीं करना है कि 80 क्वेश्चन उस पेपर में हैं, आपने 70 क्वेश्चन तो इजीली सॉल्व कर दिए, लेकिन जो 10 क्वेश्चन है वो नहीं आ रहे, चलो यार छोड़ते हैं, अगले पेपर की तरफ बढ़ते हैं। नहीं, पहला आपका जो काम है वो ये है कि वो 10 क्वेश्चन की इन डेप्थ में जाना है कि मेरे आखिर गलत हुए तो मैं आज इस टॉपिक को निपटा देता हूं कि आने वाला जो मेरा एग्जाम होगा, क्विज होगा, या मैं फाइनल अपना एग्जाम दे रहा हूं, यदि उसमें इस तरह के क्वेश्चन आते हैं या इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं तो वो मेरे गलत नहीं होंगे। यदि आपने ये मेक श्योर कर लिया, मैं बोलता हूं कि आप लगाइए, मैं बोलता हूं 15-20 सेट भी आप लगाओगे, आपको लगेगा वो 15-20 सेट लगाने में कि हाँ मैंने कुछ स्टडी करी है, मैंने कुछ चीजों को ढूंढा है, कुछ चीजों को फाइंड आउट करा है। देखो जो चीजें आ रही हैं उनको बार बार आप कर रहे हो, उससे कुछ इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है, वो तो ठीक ही है। आपके सिंपल लेथ के क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं तो हो रहे हैं, वो आपके एग्जाम पेपर में भी करेक्ट होंगे। यदि आपका लिमिट फिट टॉलरेंस से क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं तो होंगे, आपके फिजिक्स के WCS के कुछ टॉपिक हैं सिंपल मशीन से, वहां से करेक्ट हो रहे हैं तो वो होंगे, आपके एग्जाम पेपर में भी होंगे। तो इन मिस्टेक्स को नहीं करना है और इस तरीके से थोड़ा सा अपनी स्टडी को डिजाइन करो तो आपको डेफिनेटली इसका काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। मैं आप लोगों को इस बात का भरोसा दिलाता हूं। साथ
साथ साथ में जो कैंडिडेट किसी डिपार्टमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, टेक्निकल कोई भी डिपार्टमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभी हर डिपार्टमेंट में आपके ट्रेड थ्योरी क्वेश्चन के अलावा WCS एंड ED के क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाते हैं। तो उन सब्जेक्ट को बिल्कुल भी आपको इग्नोर नहीं करना है, तो उसको भी कंप्लीट करना है। ये मिस्टेक भी काफी सारे कैंडिडेट कर रहे हैं, तो इसको बिल्कुल भी मत करिएगा। साथ ही साथ आप लोगों की कंप्लीटली WCS, ED एंड ट्रेड थ्योरी के कोर्सेज भी स्पेशल टेक्नो एंड्रॉइड एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, जहां पर हम एक एक टॉपिक को इन डेप्थ आप लोगों को कवर कराते हैं। BHEL की यदि आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो, BHEL की फुल टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जहां पर 15 प्रैक्टिस सेट आप लोगों को प्रोवाइड कराए हैं। एज इट इज BHEL एग्जाम पेपर आप लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं, यानी कि 120 क्वेश्चंस, आप लोगों की नेगेटिव मार्किंग 1/4 की, 90 मिनट का समय है, 70 क्वेश्चन ट्रेड थ्योरी के वहां मिलेंगे, 30 क्वेश्चन में आपको ED WCS मिलेगा, 20 क्वेश्चन आप लोगों का रीजनिंग मिलेगा, यानी कि 120 प्रश्न का क्वेश्चन पेपर एज इट इज जो BHEL का लेवल है वही लेवल आप लोगों को दिया जा रहा है। तो उसको इस तरीके से प्रैक्टिस करना है। उसका प्रैक्टिस करने का तरीका यह है, यदि आपने वो प्रैक्टिस सेट लिया है तो आपको प्रैक्टिस करते समय इन चीजों का विशेष ध्यान रखना है। वहां पे एक एक क्वेश्चन में मैनुअली सिलेक्ट करके डाल रहा हूं, तो आप लोगों को डेफिनेटली मजा आने वाला है। यदि आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं, स्पेशल टेक्नो एंड्रॉइड एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से आप लोग टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। मुझे उम्मीद है कि आप इन कमी के ऊपर काम करोगे और इनको सुधारने की कोशिश करोगे। इससे डेफिनेटली आप लोगों को हेल्प होगी और आपका आने वाले एग्जाम्स जो है काफी बेहतर होने वाले हैं। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।